पिछले दिनों हमने ये देखा कि किस तरह से साइक्लोन जो मिशोंग आया था उसने काफी एक मेजर डिस्ट्रक्शन किया तमिलनाडु के अंदर और साथ साथ आंध्र प्रदेश के अंदर। अब क्या हुआ है, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है इसके द्वारा लगभग 1500 करोड़ रुपए का जो एड है वो इन दो स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो भी नुकसान हुआ है उसके रिगार्डिंग एक मदद पहुंचाई जा पाए और उनको वापस से खड़ा किया जा पाए। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये भी है कि आप नोटिस करोगे कि जो इटली है ना, वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट जो कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एक वहाँ के जी जिनपिंग का, उससे यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है। पिछले महीनों के अंदर मैंने आपको बताया था कि इटली यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है ये प्रोसेस। तो अकॉर्डिंगली आने वाले टाइम के अंदर जनवरी के से बेसिकली ये फॉर्मली इससे विड्रॉ हो चुका होगा। तो अपने आप में ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। देखो, अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि इंडिया और इटली दोनों देशों के संबंध काफी बेहतर होते जा रहे हैं। इवन इंडिया और इटली ने अपने टाइज को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लिए, मतलब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे जो डिफेंस की कॉपरेशन है ना दोनों कंट्रीज के बीच में, वो भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है और हमने इसके लिए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी इनके साथ साइन कर लिया है। एट द सेम टाइम देखो, इंडिया हमेशा ही अगेंस्ट रहा है चाइना के, क्योंकि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है ना, वो इंडिया का जो हिस्सा है, कश्मीर पूरा का पूरा इंडिया का है। तो वहां से होकर गुजरता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से होकर गुजरता है। और चाइना ने प्रोजेक्ट बनाने से पहले इंडिया से पूछा भी नहीं। तो इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क डालने की यहाँ पे चाइना की कोशिश थी। एट द सेम टाइम इटली का यहाँ से बाहर आना ये अच्छी बात है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि G7 देश एक ऐसा था जो चाइना के BRI प्रोजेक्ट का पार्ट था। अब ये बाहर आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो USA है उसके लिए भी एक अच्छी बात हो जाएगी। उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया और इटली के रिलेशनशिप और भी बेहतर होते रहेंगे। तो दोस्तों, डेट है आज की 8 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज विद रिगार्ड्स टू गरबा। देखो, गरबा को ना अभी क्या हुआ है, यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का यहाँ पे पार्ट मान लिया गया है। पहली तो बात तो ये समझो, यूनेस्को के बारे में हमने पिछले दिनों ही डिस्कस किया था। अब होता पता क्या है, यहाँ पर अलग अलग लिस्ट मेंटेन करी जाती है, उनमें से एक लिस्ट होती है इनटेंजिबल हेरिटेज की। देखो, कुछ तो होते हैं आपके टेंजिबल हेरिटेज, जैसे मान लो आपने कोई मॉन्यूमेंट थी, आपने उसको जाके टच कर लिया, तो दिख रहा है ना आपके सामने, वो तो आप उसको टच कर सकते हो। पर यहाँ पर गरबा, ये तो आप फील कर सकते हो ना, यू कैन फील द इमोशंस ऑफ दिस। ऐसा थोड़ी है कि कोई जगह का नाम है या फिर कोई ऐसा कोई मॉन्यूमेंट का नाम है, नहीं, ये एक इंटेंजिबल हेरिटेज है कि नहीं। तो ये हो गया यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज का पार्ट। अब गरबा इसका पार्ट बन चुका है। गरबा की जब हम बात करें, देखो बताने की वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप जानते होंगे नवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है उस समय जो डांस परफॉर्म किया जाता है, रिचुअलिस्टिक डांस, उसी को गरबा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इस तरह से ये सर्कल के अंदर यहाँ पे इस तरह से आपका डांस परफॉर्म होता है। जो बीच में जो एरिया होता है ना, वहां पर या तो एक ऑयल लैंप होता है या फिर गॉडेस अंबा की एक मूर्ति होती है, उसके अराउंड ये चीज होती है। और जो डांस होता है, आप जानते हो बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड एट द सेम टाइम आपको ये मूवमेंट किस डायरेक्शन में देखने को मिलती है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, जब वो मूव करते हैं ना, जब डांस करते हैं, तो उनकी वो मूव करते रहते हैं कौन सी डायरेक्शन के अंदर, काउंटर क्लॉकवाइज सर्कल के अंदर। इसके अलावा कुछ और चीजें गरबा के बारे में हम देखें तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो होता है, पर जैसे जैसे टेम्पो बनता रहता है, बहुत तेजी के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मूवमेंट्स चलती रहती है। फिर यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो सारे सोशल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन हो गया। कोई भी इंसान हो, मतलब म्यूजिशियन, डांसर, सारे के सारे मिलकर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह से ना सोशल इक्वालिटी का मैसेज भी यहाँ पे जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन हो, मेल हो, फीमेल हो, कौन सा रिलीजन है, सब लोग यहाँ पे मिलकर इसको पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से ना कहीं सब लोगों के बीच में जो सोशल बॉन्ड्स हैं वो और भी स्ट्रेंथन होते रहते हैं। राइट। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मैंने आपको बता ही दिया। वैसे इसका मतलब क्या होता है, आपकी कोई भी स्किल्स, नॉलेज, प्रैक्टिसेस, एक्सप्रेशन, ये सारे आपके कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। मैं आपको ना एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको और भी अच्छे से आइडिया लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ना 2008 से आपको ये चीज स्टार्ट होती हुई देखने को मिली। जैसे उसके अंदर ऐड क्या किया गया, आपकी जो रामलीला होती है। अब रामलीला आप एक्सपीरियंस करते हो यार कि रामलीला, ठीक है, जो दिवाली से, सॉरी, दशहरे के टाइम के ऊपर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दशहरे और दिवाली के जो बीच का टाइम होता है, उस टाइम पे आपको रामलीला देखने को मिलेगी, रामायण का परफॉर्मेंस होता है, वैदिक चांटिंग, ठीक है ना। उसी तरह से आपका कुटियट्टम हो गया, संस्कृत जो थिएटर होता है। इसके अलावा आपका रमान, जो कि आपका गढ़वाल हिमालयस के अंदर आपको एक थिएटर देखने को मिल जाएगा। मुदियट्टू आपका थिएटर केरला का हो गया। कालबेलिया डांस हो गया राजस्थान का। छाऊ डांस हो गया। उसके अलावा आपकी बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। संकीर्तना आपका मणिपुर का, आपका ड्रमिंग एंड डांसिंग हो गया। इसके साथ में ही आपके जो पंजाब के अंदर ठठेरास ठठेरास है, वहाँ पे किस तरह से आपके जो बर्तन
करे जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, वो हो गया। इसके अलावा योग हो गया, नवरोज हो गया, ठीक है, कुंभ मेला हो गया आपका, अपने आप में आप बहुत ही, ठीक है ना, कुंभ मेला आप जानते हो कितना एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसी तरह से कोलकाता की दुर्गा पूजा आप जानते हो 2021 में इसको मिला था, और अब जाके 2023 के अंदर गुजरात का गरबा यहाँ पे इसको स्टेटस मिल गया है। तो ये सारे के सारे ना इंडिया की तरफ से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत आ जाते हैं, राइट। अब एक चीज और भी ध्यान में रखो कि इंडिया की तरफ से जो संगीत नाटक अकेडमी है ना, संगीत नाटक अकेडमी, ये नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉमिनेशन फाइल करती है इंडिया की तरफ से, कि इंडिया की तरफ से कौन सी चीज होगी, ठीक है ना, यूनेस्को के लिए नॉमिनेशन इसकी तरफ से यहाँ पे जाता है। बाकी यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ओरल ट्रेडिशन भी होते हैं, आर्ट्स, आपके सोशल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड यहाँ पे कर ली जाती है अंडर यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें एक है स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत यही है कि लोगों के अंदर एक तरह की अवेयरनेस और इंटरेस्ट जगाया जा पाए, ताकि वो इस चीज को सेफ गार्ड कर पाए। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखो, हमारे जो नए कोर्सेज हैं वो 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये सिर्फ करोल बाग के अंदर स्टार्ट नहीं हो रहे, उसके अलावा आपके मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ, सब जगह यहाँ पे आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और ये जो सारे कोर्सेज है ना, ये सीटीआर मॉडल पे बेस्ड रहते हैं, क्लास टेस्ट और रिवीजन, और यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। इसका गूगल फॉर्म का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप उसको लिंक को फिल कर सकते हो, एंड हमारी टीम आपको डेफिनेटली रीच आउट कर देगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप इस नंबर 7007931912 पे हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया सरपासेस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स। पहले तो मैं आपको ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर क्या हुआ था ना, 1987 के अंदर आपने वियना कन्वेंशन सुना होगा, ठीक है ना, उसी के साथ यहाँ पे लिंकेज है इसका। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल था बेसिकली एक ऐसी यूएन ट्रीटी है जो दुनिया भर की सारी कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे रेटिफाइड है, ठीक है। यहाँ काम क्या किया गया, यहाँ बात करी गई कि भैया की जो अर्थ की ओजोन लेयर है ना, उसको हमें बचाना पड़ेगा। कैसे बचाएं? जो ओडीएस होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, उनको फेज आउट करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, या फिर आपके HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको यहाँ पे फेज आउट करके हम यहाँ पे अर्थ की ओजोन लेयर को यहाँ पे बचा सकते हैं। और बहुत ही सक्सेसफुल अपने आप में ये प्रोटोकॉल रहा। फिर इसका एक अमेंडमेंट आता है 2016 के अंदर, किगाली अमेंडमेंट, आप देख पाओगे। यहाँ पर हमने क्या बोला ना कि ठीक है, CFC HCFC हमने बात कर ली, पर उसके अलावा HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी हमें यहाँ पे फेज डाउन और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ना आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है ना, तो इससे कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट का खतरा बढ़ता है। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया 2016 के अंदर आपके किगाली अमेंडमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर भी इसके टारगेट्स हैं कि करंट HFC यूजेज है ना, उसको कहीं ना कहीं हमें 85% तक कम करना पड़ेगा। इंडिया को ये टारगेट 2047 तक अचीव करना है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज को ये टारगेट 2036 तक अचीव करना है। तो अभी क्या हुआ है, अभी मुद्दा ये हुआ है कि इंडिया ने सक्सेसफुली जो ओजोन डिप्लीटिंग और क्लाइमेट वार्मिंग केमिकल है HCFC 141b, इसको शेड्यूल से पहले ही हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस इंडिया ने यहाँ पे दिखाई है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है HCFC 141b, ये इंडिया ने इसका इंपोर्ट वगैरह प्रोहिबिट कर रखा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रूल्स के अंतर्गत, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत हमें ये चीज देखने को मिलती है। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके HCFC 141b के अंदर। ये होता क्या ना, केमिकल है जो कि आपकी फोम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज यहाँ पे इसको यूज करती है। तो बस इतना ही आपको पता होगा कि हाँ यार, ये आपके यहाँ पे फोम्स वगैरह के अंदर यूज होता है, तो आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे, तो जो अभी COP28 चल रहा है, उसी के टाइम के ऊपर रिपोर्ट यहाँ पे निकाली गई थी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और UNDP के द्वारा। तो वहां पर ही हमें ये चीज पता लग पाई है कि हम, हाँ, इंडिया इस डायरेक्शन में अच्छा काम कर रहा है। और भी बहुत सारे काम इंडिया ने अच्छे किए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, इंडिया उसका 1992 से मेंबर है, और इंडिया ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इसको यहाँ पे जनवरी 2010 से इंडिया इसको फेस आउट ऑलरेडी कर चुका है। तो इंडिया काफी यहाँ पे अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो कर रहा है। बाकी HFC को हम यहाँ पे HCFC को हम यहाँ पे फेज आउट कर रहे हैं। पहला स्टेज के अंदर हमने जो था उसको कंप्लीट कर लिया है, स्टेज 2 अभी चल रही है, स्टेज 3 फ्यूचर में हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान करेंगे, ठीक है ना। तो फेज उसी तरह से आपके रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, यहाँ पर भी ना हम इनका फेज आउट यहाँ पे कर लेंगे 2025 तक, ऐसा हमारे यहाँ पे टारगेट है, ठीक है ना। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा 2022 तक हमारा 465 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पे रिडक्शन है, और इस हम 2030 तक 778 मिलियन टन यहाँ पे अचीव करने का प्लान कर रहे हैं। साथ में ही ICAP जो है, इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान, यहाँ पर हम सपोर्ट किसका करते हैं,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के फेज आउट को। एक्चुअल में इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं कि हमने जो दुनिया इंडिया में कूलिंग की डिमांड है उसको 20 से 25% कम कर देना है बाय 37-38 तक। रेफ्रिजरेंट डिमांड की कम कर देनी है 25% से 30% तक बाय 37-38। एंड कूलिंग एनर्जी को भी हमने रिड्यूस करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी 25% टू 40% बाय 2037-38। तो ये भी थोड़ा एक आइडिया आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो आज के टॉपिक्स थोड़े इन्वायरमेंट के साथ लिंक्ड हैं, रीजन बीइंग कि थोड़ा कॉप 28 के काफी सारे मुद्दे निकलते आ रहे हैं, तो वहां भी आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। देखो जब मैं बात करता हूँ ना हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज की, पहले तो ये समझो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रेलवेज की बात हो रही है। ठीक है, हमने ना फरवरी 2023 के अंदर इसको लेकर आए थे, ऑल्दो इसका कॉप 28 के साथ डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, पर आपको इसका इन्वायरमेंट के साथ लिंकेज मिल जाएगा। हुआ क्या था ना, फरवरी 2023 के अंदर जब बजट आया तो बजट में हमने बात करी थी हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम की। अब इसके अंदर हमने क्या बोला, हमने बोला हम ना ट्रेनें चलाएंगे। सर कैसी ट्रेनें, हाइड्रोजन से जो ट्रेनें चलती होंगी। अब अगर ट्रेन कोई हाइड्रोजन से चल रही है, ये एक बहुत बढ़िया बात है, रीजन बीइंग कि उसका एनवायरनमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा वो नहीं होगा, है कि नहीं। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसी के रिगार्डिंग काम कर रही है, यहाँ पे मांगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वाइट किया गया है कि कौन यहाँ पे करेगा इसको, तो वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ना अभी के लिए ऐसा सोचा गया है कि 35 सेट रेक्स बेसिकली जहाँ पे 6-6 कोचेस होंगे, उनको सैंक्शन किया गया है 8 सेक्शंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको, अगर आप महाराष्ट्र गए हैं तो महाराष्ट्र के अंदर ना माथेरन बहुत ही एक फेमस हिल स्टेशन है, ठीक है, तो वहां पर ये चलेगी। इसके साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के अंदर आपका जो दार्जिलिंग है वहां पर हो गया। आपका कालका शिमला रेलवे, ऑल्दो पहले से हमारे पास ट्रेन चलती हैं कालका शिमला पे, पर डेफिनेटली हरियाणा और हिमाचल को यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है ना, ठीक है ना, कालका शिमला रेलवे के थ्रू। कांगड़ा भी आप जानते हो हिमाचल के अंदर ही आपका आ जाएगा। उसके अलावा आपका जो बिलमोरा विघई है, बेसिकली ये आपका गुजरात के अंदर आता है, वहां पर ये चलेगी। उसके अलावा पतालपानी कलाकुंड जो है ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगा। नीलगिरी माउंटेन रेंज तो आप जानते ही हो, आपका जो कर्नाटका केरला और तमिलनाडु वाला एरिया है। एंड लास्टली आपका जो मरवार गोराम घाट है, ये आपका राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। तो इन सभी रीजन्स के रिगार्डिंग यहाँ पे सेंक्शन किया गया है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम के स्टार्टिंग जो वर्क होगा। ठीक है ना, ऐसा बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें एक ट्रेन की, तो लगभग एक ट्रेन की कॉस्ट आएगी 80 करोड़ पर ट्रेन। देखो ये कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, पर स्टार्टिंग में ये कॉस्ट ज्यादा लगेगी, पर धीरे धीरे जैसे हम और बना लेंगे ना, तो अकॉर्डिंगली जैसे नंबर्स बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट कम होती रहेगी। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन का फायदा यही है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के ऊपर वर्क करती हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए। एंड इसका कोई पॉल्यूटेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब नहीं है। तो ये सब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट हमारा फ्रेंडली डेफिनेटली बन ही पाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज MARS। MARS क्या है सर, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। एक यूनैप की रिपोर्ट है, एन आई ऑन मीथेन द रोड टू रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। इसको रिलीज किया गया है कॉप 28 के अंदर, जहां बताया गया है क्या कि यहाँ पर इन्होंने नोटिस किया है कि काफी सारे एरियाज के अंदर हमें यहाँ पर मार्स मतलब मीथेन के जो है ना उनका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा देखने को मिला है। तो यहाँ पर ना मार्स के थ्रू हम कर क्या रहे हैं, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में मीथेन का कितना ज्यादा मात्रा है, उसको हम देखते रहते हैं, मीथेन एमिशंस कितनी हो रही हैं, कितने कैसे इसको टैकल करना है। और ध्यान रखना, ये अभी प्रेजेंट करी है रिपोर्ट, पर ऐसा नहीं है कि इस बार लॉन्च हुआ है। लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च आपका पिछले साल ही हो गया था, जो कॉप 27 हुई थी शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर। तो एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो कि इस तरह से मिशन को चेक करता रहता है। किसने लॉन्च किया था सर, ये यूनैप और उनके साथ ही यूरोपियन कमीशन और USA, इनके द्वारा ये मार्स सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है, क्योंकि डेटा नहीं होगा तो हम कैसे कराएंगे यार पॉलिसी, तो पॉलिसी बनाने के अंदर बहुत हेल्प हो जाता है। उसके अलावा यूनैप का ना एक IMEO भी है, दैट इज इंटरनेशनल मीथेन मिशन ऑब्जर्वेटरी। ये भी यही काम करता है कि आपकी जो स्टडीज वगैरह करता है कि मीथेन का डेटा मिले, ताकि उसको दोबारा से चेक कर पाए कि यार जो डेटा आया है क्या वो ठीक है या नहीं है। दरअसल में ये वाली जो चीज़ है, इंटरनेशनल मीथेन मिशन ऑब्जर्वेटरी, ये आपकी 2021 के अंदर लॉन्च कर दी गई थी बाय G20। ठीक है ना, इवन एक और यहाँ पे पार्टनरशिप है, ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0। ये पहली जो पार्टनरशिप थी 2014 के अंदर लॉन्च करी गई थी। यहाँ पर भी काम यही था कि जो मीथेन एमिशंस की हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी एक्यूरेसी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। तो ये भी यूनैप का ही यहाँ पे काम देखने को मिल जाएगा। तो कुछ अलग अलग इनिशिएटिव्स थे, तो थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। मीथेन की जो रिपोर्ट आई है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कहाँ से कौन सी कंट्री के साथ डील करते हैं, पर एक बेसिक आइडिया इन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात मैंने कल पूछी थी ना मीथेन के बारे में,
मार्स के बारे में, ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर आपके मेजर मिशन इवेंट्स को यहाँ पे नोटिफाई करता है, उसको देखता है। और दूसरी जो बात करें कि इसको यूएनएफ ट्रिपल सी ने लॉन्च किया था, नहीं, देखो कॉप 27 में ज़रूर लॉन्च हुई थी, पर लॉन्च आपका यूएनएफ हो गया, आपका जो यूएसए हो गया और आपका जो आई थिंक यूरोपियन कमीशन था, इनके द्वारा यहाँ पे मिलकर यहाँ पे इस सभी चीज़ों को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है? दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब देखो जीपीएस तो आप लोग यूज़ करते ही होंगे, बिल्कुल सर। कभी घर से दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो हम रास्ता देख लेते हैं जीपीएस के माध्यम से। स्विगी का ऑर्डर करना होता है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके घर तक कैसे पहुंच पाता है, आपकी जीपीएस के माध्यम से ही। तो जीपीएस बेसिकली है क्या? एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। तो समझना इस बात को, स्टार्टिंग इसकी हुई थी 1973 के अंदर। ये यूएस का सिस्टम है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा ना ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और पहले इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च कर दी 1978 के अंदर। तो यहाँ पर आपकी पोजीशनिंग, नेविगेशन, टाइमिंग, इस तरह की सारी सर्विसेज मिल जाती हैं कि कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देता रहता है। तो होता पता क्या है, यहाँ पे आपके टोटल 3 सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, 3 सेगमेंट्स आई शुड से। एक हो गया सैटेलाइट वाला सिस्टम, क्योंकि देखो सिग्नल्स वगैरह को ट्रांसमिट करना है तो सैटेलाइट्स उसके अंदर मदद करेंगी। फिर ग्राउंड कंट्रोल होता है, यहाँ पर धरती पे बैठे हुए आपके जो मॉनिटर स्टेशन हो गया, मास्टर कंट्रोल स्टेशन हो गया, ये सारा चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, चीज़ों को ट्रैकिंग और ऑपरेटिंग करते हैं इन चीज़ों की। उसी की तरह फिर यूज़र का काम हो गया, जैसे आप लोग अपने स्मार्टफ़ोन्स के ऊपर चीज़ें देख सकते हो, आप लोग स्मार्ट वॉचेस के ऊपर अपनी चीज़ें देख सकते हो। तो इस तरह से ना टोटल 24 सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलती हैं आज के जीपीएस के अंदर, जहाँ पर ये 6 ऑर्बिट्स के अंदर दुनिया भर के अराउंड में ये मूव करती हैं। ठीक है ना? इसी के साथ यहाँ पर ना इनको कुछ स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं, जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड पोज़ीशनिंग सर्विसेज़ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है? जो भी आपकी सर्विसेज़ होंगी, वो इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। तो वर्क कैसे करता है? वर्किंग देखो वही है, आपके जो तीनों सेगमेंट्स हैं ना, ये आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं, सैटेलाइट्स के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होती है, उनको एनकोड किया जाता है। तो उस हिसाब से सिग्नल्स आपके ट्रांसमिट किए जाते हैं और रिसीवर्स को अकॉर्डिंगली वो चीज़ें यहाँ पे मिलती रहती हैं। आपके जो भी आपके स्मार्टफ़ोन हो गया, आपके आपके स्मार्ट वॉच हो गया, उसके ऊपर सिग्नल आता है एंड अकॉर्डिंगली हमें डिस्टेंस पता लगता रहता है। जितनी भी चीज़ें हैं आपके ना, हर चीज़ के अंदर इसका यूज़ आपको देख पाओगे किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे आपके ड्रोन्स वगैरह के अंदर भी ड्रोन्स को कहाँ लेके जाना है, फिटनेस को ट्रैक करते हो उसके अंदर भी हो जाता है। एविएशन, मैरीन, आपके मूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तो डेफ़िनिटली इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज देखने को मिलता ही है। तो कल जो मैंने आपके सवाल पूछा था ना कि जीपीएस के रिगार्डिंग, यहाँ पर आप नोटिस करो आपकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बन जाएँगी, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। इसीलिए आज का होमवर्क आपका यहाँ पे देख पाओगे, ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान से पढ़ना कल्चरल हेरिटेज के रिगार्डिंग और मुझे बताना कि आपके हिसाब से क्या ये जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये दरअसल में करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं एंड अकॉर्डिंगली उसका आंसर बताने की कोशिश करना। दूसरा होमवर्क है विद रिगार्ड्स टू आपका ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है? कौन लॉन्च करता है, क्या ग्रांट किया जाता है, ये सब चीज़ें आप इसके रिगार्डिंग देखो ना, ठीक है? इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे, तो एक मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्या ये बात करेक्ट है? आंसर इज़ येस। देखो एक्चुअल में ना अभी क्या हुआ है, 6 दिसंबर को ना महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आपका रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। दरअसल में उस दिन ना हमारे डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर जी हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 6 दिसंबर की। अब देखो, परिनिर्वाण, क्या ये वर्ड आपने सुना है? बिल्कुल सर, हमने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमने परिनिर्वाण ये सुना हुआ है। बेसिकली ना ये बुद्धिज़्म के अंदर क्या सिग्निफाई करता है, जब आपको निर्वाण मिल जाता है, जब आपको लिबरेशन मिल जाती है। संस्कृत के अंदर भी अगर आप मतलब देखो तो उसका वही है कि जब आपका जो सोल होता है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, उसी को परिनिर्वाण बोला जाता है आपकी डेथ के बाद। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा-सा अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो इनका जन्म 1891 के अंदर हुआ था, मध्य प्रदेश महू के अंदर। आप जानते होंगे कि इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसके अलावा ना इनके आपके लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस आपको पता होने चाहिए। जैसे इनके जो काम थे, उनके अंदर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस, थॉट्स ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा और उसके साथ ही साथ नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। ये सारे इनके इंपॉर्टेंट कुछ काम थे जिनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा ना आपको आरबीआई के बारे में पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई एक कमीशन के थ्रू बना था। सर कौन सा कमीशन था? वो था आपका हिल्टन यंग कमीशन। तो दरअसल में ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ही उनको यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। उन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर, उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पर हमारा आरबीआई बनता है एज़ पर हिल्टन यंग कमीशन। इसके अलावा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके अंदर आ जाते हैं आपके बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो गया, आपकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो गया एंड लास्टली आपका शेड्यूल्ड कास्ट जो फेडरेशन एससीएफ हो गया। ये सारे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है, राइट? बाकी देखो डेफिनिटली महाड़ के अंदर भी इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करा था। यहीं पर आपको महाड़ सत्याग्रह देखने को मिल जाएगा। बाकी
सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड्स के लिए इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, ठीक है? बाद में पूना पैक्ट के थ्रू इनको रिज़र्वेशन यहाँ पे एक्सटेंड करा गया था, बढ़ा दिया गया था बेसिकली। उसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर भारत देश के इंडिपेंडेंट इंडिया के ये पहले लॉ मिनिस्टर बने, बट बाद में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दों के ऊपर इनको डिफरेंसेस थे। जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को रिगार्डिंग, कश्मीर के मुद्दे के रिगार्डिंग और जो नेहरू जी की पॉलिसीज़ थी टुवर्ड हिंदू कोड बिल, उसके रिगार्डिंग इनके डिफरेंसेस थे। साथ ही साथ इन्होंने तीनों की तीनों जो आरटीसीज़ थी, उनके अंदर यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इनको 1990 के अंदर भारत रत्न भी पोस्टमसली यहाँ पे अवार्ड किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, तो एक काउंसिल हुई थी, जागतिक बुद्धिज़्म काउंसिल 1954 के अंदर। वहाँ पर इनको बोधिसत्व के टाइटल से भी यहाँ पे इस तरह से दिया गया था, इनको कॉन्फर किया गया था। ये काउंसिल कहाँ होती है सर? काठमांडू, नेपाल के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको इनके बारे में पता होने चाहिए थे, ठीक है ना? इसके अलावा मैंने आपको सिचुएशनशिप एक वर्ड दिया था, तो ये वर्ड नहीं है ऑक्सफोर्ड का, वो तो रिज वर्ड था। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। इंडियन फॉरेक्स रिज़र्व की बात करें तो उसके अंदर लोन्स नहीं आते भैया, उसके अंदर स्पेशल ड्राइंग राइट्स आते हैं, तो ये भी चीज़ आपकी फॉल्स हो जाएगी। आज का होमवर्क पता क्या रहेगा आपका? पहला तो ये ट्रू और फॉल्स है आपका मॉन्ट्रियल के रिगार्डिंग। क्या ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है? ये बताओगे। इसके अलावा ना थोड़ी-सी यहाँ पे ऊपर-नीचे हो गए थे और ये जो बाकी जो ऑप्शंस हैं, आपके ग्लोनास और आपका हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, इसके रिगार्डिंग मुझे आप बताओगे कौन-सी इन दोनों में से कौन-सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन-सी फॉल्स है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली पे जा सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।